ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कहने का मतलब है कि हमें किसी काम को परफॉर्म करने के लिए कितने लोगों की या कितने मैन पावर की रिक्वायरमेंट हो सकती है, उस चीज़ को गेस करना, उस चीज़ को फोरकास्ट करना, एस्टिमेट करना और फिर उसके अकॉर्डिंग जो है डिसीजन मेकिंग्स लेना। अब सपोज करें कि आपको जो है कोई 50 केजी का जो है बैग है वो आपको लेके आना है मार्केट से, तो आप अकेले नहीं जाओगे। आप क्या करोगे कि आपने क्या किया, आपने गेस कर लिया कि 50 केजी का बैग है तो यहाँ पे कम से कम 2 लोगों की रिक्वायरमेंट तो पड़ेगी। तो आपने क्या किया कि आपने घर से अपने किसी रिलेटिव को या फिर अपने भाई बहन को ले लिया और साथ में गए। उसके बाद जो है आप उस कैरी बैग को 50 केजी के बैग को आप लेके चले आते हो। तो यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे प्लानिंग की। प्लानिंग क्या की कि आपको 50 केजी का बैग वहाँ से आपको कैरी करके लाना था, तो आपने प्लानिंग कर ली कि हाँ हमें 2 लोगों की जरूरत पड़ेगी उस बैग को लाने की। तो यही चीज़ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होता है। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि बहुत सारे टास्क होते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, मार्केटिंग का, एचआर का, फाइनेंस का, सेल्स का। तो हर काम के लिए, हर टास्क के लिए जो है हमें किसी की लोगों की जरूरत पड़ती है, यानी मैन पावर की जरूरत पड़ती है। तो एचआर डिपार्टमेंट का ये काम होता है कि किस डिपार्टमेंट में कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है और क्या वो रिक्वायरमेंट फुलफिल है। तो इस चीज़ को जो एचआर डिपार्टमेंट है वो इंश्योर करता है। तो वो क्या करता है, वो एचआर प्लानिंग करता है, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करता है कि कौन से डिपार्टमेंट में कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है और क्या वो लोगों की रिक्वायरमेंट फुलफिल है कि नहीं। अगर फुलफिल नहीं है तो और लोगों को रिक्रूट करेगा, और अगर ज़्यादा हो रही है तो लोगों को निकालेगा भी। क्लियर। और अगर बराबर है तो कोई भी एक्शन नहीं लेगा। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग यानी कि द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड यूटिलाइजिंग ह्यूमन रिसोर्स इन ए ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है, ये प्रोसेस है जहां पे आप ह्यूमन रिसोर्स को क्या करते हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक्वायर करते हो और उनको यूटिलाइज करते हो। इट इंक्लूड्स प्लानिंग फॉर स्टाफ रिटेंशन, प्लानिंग फॉर कैंडिडेट सर्च, ट्रेनिंग एंड स्किल्स एनालिसिस एंड मच मोर। यानी कि यहाँ पे जो है स्टाफ को रोक के रखना है कि नहीं रखना है, इस पर डिसीजन लिया जाता है। प्लानिंग की जाती है कैंडिडेट सर्च करने के लिए, क्योंकि हो सकता है कि आगे चल के कोई रिटायर होने वाले तो हमारे यहाँ पे वैकेंसी होगी, तो उसके लिए हम पहले से ही कैंडिडेट को सर्च कर लें। ट्रेनिंग और स्किल्स की जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसको भी यहाँ पे जो है कंसीडर किया जाता है। तो द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू इंश्योर दैट एन ऑर्गेनाइजेशन हैज द राइट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। तो मतलब कि अगर आपको 10 एम्प्लॉयज़ चाहिए तो 10 एम्प्लॉयज़ आपके पास अवेलेबल हैं और सही डिपार्टमेंट में अवेलेबल है और सही टाइम पे आपके पास वो जो मैन पावर है वो अवेलेबल है। तो दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो ये जो है इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि सही समय पे, सही जगह पे, सही नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ अवेलेबल हो। तो यही ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होता है। तो आप इस फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में पहले हम फोरकास्ट करते हैं कि हमें क्या, कितने ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है और हमारे पास कितने अवेलेबल हैं, उन दोनों को कंपेयर करते हैं। अगर डिमांड जो है वो सप्लाई के बराबर है, यानी कि जितनी चाहिए थी उतनी है, तो कोई भी एक्शन नहीं लेंगे। और अगर सरप्लस ऑफ वर्कर्स हैं, यानी कि जो हमारे पास वर्कर हैं उनकी संख्या ज़्यादा है जितनी हमारी डिमांड है, तो उस केस में हम हायरिंग को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, टाइमिंग कम कर देते हैं या अर्ली रिटायरमेंट दे देते हैं, ले ऑफ कर देते हैं, फिर डाउन साइजिंग कर देते हैं। क्लियर। और वहीं पे अगर सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है तो उस केस में फिर हम रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन परफॉर्म करते हैं। क्लियर। तो यही चीज़ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कहलाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स, उन्होंने क्या कहा, द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनाइजेशन ensure that it has the right number and kind of people at the places at the right time, capable of effectively and efficiently completing those tasks that will help the organization achieve its overall objective। तो organization की जो overall objective होते हैं उसको achieve करने के लिए जो number of employees की requirement होती है, उनके अंदर जो capabilities होती हैं, सही जगह पे उनको place करना, सही time पे place करना, जिससे कि वो effectively efficiently जो है अपने task को complete कर सके, वही चीज़ human resource planning कहलाता है। क्लियर। तो ऑब्जेक्टिव क्या है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का, टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज टू बी एम्प्लॉयड। पहली चीज कि यहाँ पे क्या कहते हैं, वो एसेस करते हैं कि मैन पावर की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। क्लियर। तो डिटरमाइन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज टू बी एम्प्लॉयड, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देनी है, कितने लोगों को रिक्रूट या सेलेक्ट करना है, तो इस चीज़ को जो है करते हैं। दूसरा है टू रिटेन हाईली स्किल्ड स्टाफ, यानी कि यहाँ पे एवोल्यूशन ऑफ करंट वर्कफोर्स, यानी कि करंटली लोग कैसा परफॉर्म कर रहे हैं उसको इवोल्यूएट करते हैं और उसमें जो हाई स्किल्ड स्टाफ होता है उसको रिटेन करके रखना भी इनका काम होता है। टू मैनेज एन इफेक्टिव डाउनसाइजिंग प्रोग्राम, एफिशिएंट चेंज मैनेजमेंट इसको कहते हैं। यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे जो अगर सरप्लस हो गया है, यानी कि डिमांड कम है लोगों की और हमारे पास एम्प्लॉयज़ ज़्यादा है, तो वहाँ पे उस केस में क्या होता है कि फिर वो जो है चेंज लाता है, यानी कि कहीं ना कहीं वो ले ऑफ करेगा या फिर जो है निकालेगा लोगों को या फिर वर्किंग और कम कर देगा, कुछ ना कुछ वो डिसीजन मेकिंग किया जाता है जिससे कि डाउन साइज किया जाता है वर्कफोर्स को। क्लियर। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हो गए, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होंगे लेकिन ये मेन
मेन 3 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एचआर प्लानिंग के। अब बात कर लें कि एचआर प्लानिंग का प्रोसेस क्या है, यानी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का प्रोसेस क्या है। तो देखिए, सबसे पहले होता है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन प्लान को एनालाइज करना है। लुक एट द फ्यूचर प्लान ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर प्लान क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहा है इन फ्यूचर, या फिर कोई एक्सटेंशन प्लान करने जा रहा है। तो अगर कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करेगा, कोई नया एक्सटेंशन लेगा, तो इस केस में वहाँ पे आपको ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, मैन पावर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। देन फोरकास्ट डिमांड फॉर ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि अब आपको यहाँ पे डिसाइड करना है कि कितने लोगों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, उसको फोरकास्ट करना है, एस्टिमेट करना है। बेस्ड ऑन द प्रीवियस स्टेप फोरकास्ट द रिक्वायर्ड ह्यूमन रिसोर्स फॉर इट, यानी कि अगर आपको लग रहा है कि एक्सटेंशन करने वाले हैं या फिर फ्यूचर में कोई नया प्रोजेक्ट लेने वाले हैं, तो उसके बेसिस पे जो है आपको फोरकास्ट करना होगा कि कितने लोगों की रिक्वायरमेंट हो सकती है। देन फोरकास्ट ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई, यानी कि अब आपको ये फोरकास्ट करना है कि कहाँ कहाँ से आपको जो है एम्प्लॉयज मिल सकते हैं, वो स्टाफ मैन पावर कहाँ से मिल सकता है। तो गिवन द एस्टिमेटेड ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड, लुक एट द सोर्सेज ऑफ देयर सप्लाई एंड टू व्हाट एक्सटेंट दे आर अवेलेबल, यानी कि कहाँ कहाँ से आपको उस काम के लिए जो है मैन पावर मिल सकता है। तो सोर्सेज ऑफ सप्लाई को आपको यहाँ पे जो है सेलेक्ट कर लेना है। देन एस्टिमेटिंग मैन पावर गैप, यानी कि यहाँ पे आपको क्या है, मैन पावर गैप को भी एस्टिमेट करना है कि हमारे पास कितने हैं और कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन रिक्वायर्ड ह्यूमन रिसोर्स एंड एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन। भाई आप रिक्रूटमेंट करने ऐसे नहीं चले जाओगे कि आपको 10 लोगों की रिक्वायरमेंट है लग रही है तो आप चले गए रिक्रूट करने, नहीं, पहले आप अपने यहाँ पे देखो आपके यहाँ पे है कितने, तो उसको गैप को जो है आइडेंटिफाई करो कि कितने की रिक्वायरमेंट आपको एक्चुअली लग रही है। ठीक है, किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए 10 लोगों की रिक्वायरमेंट है, 10 में से 5 ऑलरेडी आपके यहाँ पे अवेलेबल है, तो आपको सिर्फ 5 ही चाहिए। क्लियर। देन एक्शन प्लान, यानी वंस द मैन पावर गैप आर एस्टिमेटेड देन द एक्शंस टू बी टेकन फॉर ब्रिजिंग दोज गैप आर प्लान, यानी कि जो भी गैप्स थे उसको जो है आपको ब्रिज करना होगा। यानी कि 10 लोगों की रिक्वायरमेंट थी, 5 ऑलरेडी थे, तो 5 लोगों को आपने और हायर कर लिया और आपने जो है उसको कंप्लीट के लिए गैप को मिनिमाइज कर दिया। एंड मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल आर रिक्वायर्ड थ्रू आउट द प्रोसेस, यानी कि पूरे प्रोसेस में आपको मॉनिटर और कंट्रोल भी करके रखना है। तो ये ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का प्रोसेस होता है, यानी कि पहले आपको ऑर्गेनाइजेशन गोल को एनालाइज करना है, देन क्या डिमांड है, कितनी डिमांड हो सकती है फ्यूचर में, उसको आपको जो है फोरकास्ट करना है। देन ह्यूमन रिसोर्स की सप्लाई कौन कौन से कहाँ से सोर्सेज हो सकते हैं उसको आपको जो है फोरकास्ट करना है। देन एस्टिमेट दी मैन पावर गैप, यानी कि मैन पावर गैप कितना है उसको आप जानिए, फिर उसके बाद एक्शन प्लान लेके यानी कि रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन कर सकते हैं। क्लियर। अब बात कर लें कि क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डायमेंशन ऑफ एचआर प्लानिंग। तो देखिए, कुछ चीज़ें यहाँ पे क्वांटिटेटिव होती हैं एचआर प्लानिंग में और कुछ चीज़ें जो है वो क्वालिटेटिव फॉर्म में होती है। तो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिमांड फोरकास्टिंग एंड सप्लाई फोरकास्टिंग, यानी कि जो यहाँ पे डिमांड फोरकास्टिंग कर रहे हो, सप्लाई फोरकास्टिंग कर रही है, क्वांटिटेटिव नेचर होता है। देखिए, फोरकास्टिंग मतलब क्या होता है, प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग फ्यूचर बेस्ड ऑन पास्ट डेटा, यानी कि हमारे पास जो पास्ट डेटा है उसके बेसिस पे हम फ्यूचर को एस्टिमेट करते हैं, तो वही चीज़ क्या कहलाती है, फोरकास्टिंग कहलाती है। तो डिमांड फोरकास्टिंग क्या होता है, मींस एस्टिमेटिंग द फ्यूचर रिक्वायरमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज, यानी कि कितने एम्प्लॉय चाहिए, 10, 20, 50, 60, 70, 80। तो ये क्या है, क्वांटिटेटिव हो गया। इट कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेटिंग सेल्स, यानी सेल्स को एस्टिमेट करके, नंबर ऑफ प्रपोजल कंपनी गेट, कितने प्रपोजल आ रहे हैं उसको बेसिस पे, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेटिंग द नंबर ऑफ ऑर्डर्स द कंपनी हैज़, यानी कितने ऑर्डर्स हमारे पास हैं प्रोडक्शन के लिए आए होंगे, कि डिमांड कितनी आई है, तो उसके हिसाब से जो है हम क्या करते हैं, डिमांड को फोरकास्ट करते हैं। क्लियर। तो ये क्या है, क्वांटिटेटिव अप्रोच है। वहीं पे दूसरा है सप्लाई फोरकास्टिंग। सप्लाई फोरकास्टिंग मीन्स इज अनदर क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। इट इज कंसर्न विद एस्टिमेटिंग द सप्लाई ऑफ मैन पावर बाय एनालाइजिंग द करंट रिसोर्स एंड फ्यूचर अवेलेबिलिटी। तो फ्यूचर में अवेलेबिलिटी कितनी है और करंट रिसोर्सेज क्या है, उसके बेसिस पे आप क्या करते हो, एस्टिमेट करते हो कि सप्लाई कहाँ से हो सकती है मैन पावर की। फॉर दिस पर्पज द एक्सटर्नल सप्लाई एंड इंटरनल सप्लाई ऑफ मैन पावर मस्ट बी कंसिडर्ड बाय ह्यूमन रिसोर्स प्लानर। तो जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कर रहा है वो मैनेजर जो है उसको द्वारा जो है एक्सटर्नल सप्लाई और इंटरनल सप्लाई दोनों को ही कंसीडर करना चाहिए। क्लियर। तो यहाँ पे दो क्वांटिटेटिव अप्रोच हो गए, कौन से, डिमांड फोरकास्टिंग यानी कि कितने की रिक्वायरमेंट है, सप्लाई फोरकास्टिंग कहाँ से कितना हमें मिल सकता है। क्लियर। अब जब आपने डिमांड को फोरकास्ट कर लिया कि कितने मैन पावर की डिमांड है और कितने आपके सप्लाई हो सकती है, कहाँ से सप्लाई हो सकती है, क्या सोर्सेज अवेलेबल हैं आपके पास। क्लियर। तो अब आपके पास क्या आता है, क्वालिटेटिव डायमेंशन। क्वालिटेटिव डायमेंशन यानी कि कौन सा जॉब रोल परफॉर्म करना है और उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन, क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए ह्यूमन रिसोर्स की। तो ये क्या है, ये क्वालिटेटिव डायमेंशन है। यानी आफ्टर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ पर्सनल
फॉर ईच डिपार्टमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ जॉब, यानी किस टाइप का जॉब परफॉर्म करना है, विच विल फर्दर हेल्प इन मिनिमम एक्सेप्टेबल क्वालिटीज रिक्वायर्ड बाय द पर्सन। यानी कि जब आपको नेचर ऑफ जॉब पता चल जाएगा तो उसके बेसिस पर आप उसके उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए क्या क्या क्वालिटीज चाहिए होंगी वो जो है आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप सपोज करें कि यहाँ पे जो है फाइनेंस ऑफिसर की पोस्ट खाली है, तो नेचर ऑफ जॉब क्या होगा, फाइनेंस का हो गया। तो फाइनेंस ऑफिसर की पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, फिजिकल या फिर एजुकेशनल, वो चीज़ें आप जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, जॉब एनालिसिस, यानी डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ जॉब अलॉन्ग विथ मिनिमम एक्सेप्टेबल क्वालिटीज ऑफ पर्सनल इज कॉल्ड जॉब एनालिसिस। यानी कि जॉब को एनालाइज करना कि क्या टास्क परफॉर्म करना है, क्या क्या एक्टिविटीज उसमें रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म करनी होंगी और उसके लिए क्या क्वालिटीज होनी चाहिए एम्प्लॉय की। यही चीज़ क्वालिटेटिव डायमेंशन कहलाता है। तो जॉब एनालिसिस जो है दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक है जॉब डिस्क्रिप्शन, यानी कि कंटेन्स द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग द जॉब, यानी टास्क, ड्यूटीज, फंक्शंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी उस पोजीशन की, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड डेटा वहाँ पे होता है। जॉब डिस्क्रिप्शन यानी कि जॉब को डिस्क्राइब करता है कि क्या जॉब है। वहीं पे दूसरा है जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब स्पेसिफिकेशन का मतलब कि उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए क्या क्या चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए, यानी फिजिकल क्वालिटीज़, एजुकेशनल क्वालिटीज़ या फिर अदर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे जॉब स्पेसिफिकेशन में मेंशन होती हैं। तो ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डायमेंशन है किसका, एचआर प्लानिंग का। अब बात कर ले कि मेथड एंड टेक्निक्स ऑफ एचआर डिमांड फोरकास्टिंग, यानी कि जो एचआर डिमांड फोरकास्टिंग ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जब करते हैं तो वहाँ पे डिमांड फोरकास्टिंग करते हैं कि कितने ह्यूमन रिसोर्स की हमें रिक्वायरमेंट है, तो उसको हम एस्टिमेट करते हैं। तो उसके कौन कौन से मेथड हो सकते हैं, तो देखिए ये हमने जो है पहले ही सेल्स फोरकास्टिंग आपने पढ़ा होगा मार्केटिंग में, इसी तरीके से आपने रिग्रेशन, कोरिलेशन, ये टेक्निक पढ़े होंगे, ट्रेंड प्रोजेक्शन पढ़ा होगा स्टैट्स में, आपने जो है मैनेजर इकोनॉमिक्स में भी डिमांड फोरकास्टिंग के टेक्निक पढ़े होंगे। तो वही ऑल ओवर यहाँ पे है, यहाँ पे दो तीन टेक्निक्स आपको अलग देखने को मिलेंगे, वो हम यहाँ पे देख लेंगे। तो सबसे पहले है मैनेजरियल जजमेंट। तो मैनेजरियल जजमेंट क्या है, सिंपल सा है कि यहाँ पे क्या है, जो मैनेजर्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के, वो गैदर होते हैं और वो जो है डिस्कस करके एक नंबर एस्टिमेट कर देते हैं कि हाँ हमें इतने एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट है। आप सपोज करिए कि एचआर डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट और जो है सेल्स डिपार्टमेंट है। तो हर डिपार्टमेंट का जो मैनेजर होगा वो मैनेजर अपने यहाँ पे उसके यहाँ पे कितने ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट वो एस्टिमेट करके आपस में डिस्कस करके फाइनलाइज कर देते हैं। तो दैट इज मैनेजरियल जजमेंट। अब इसमें क्या है, बॉटम अप अप्रोच भी होता है और टॉप डाउन अप्रोच भी होता है, यानी कि बॉटम से यानी कि नीचे जो लोअर लेवल के मैनेजमेंट होते हैं वो एस्टिमेट करते हैं और वो फिर टॉप मैनेजमेंट को बताते हैं। और दूसरा क्या है, टॉप मैनेजमेंट टॉप टू डाउन, यानी कि टॉप मैनेजमेंट जो है वो एस्टिमेट करके बॉटम वालों को बता देते हैं। तो ये टॉप डाउन होता है या फिर बॉटम अप होता है, क्लियर। वहीं पे तीसरा मेथड होता है पार्टिसिपेटिव। पार्टिसिपेटिव में क्या है कि टॉप मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट दोनों बैठकर एक साथ डिस्कस करते हैं और फिर फाइनलाइज करते हैं कि कितने ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट उनको पड़ सकती है, क्लियर। तो पहला टेक्निक हो गया मैनेजरियल जजमेंट। दूसरा टेक्निक है रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस देखा होगा आपने कि क्या होता है स्कूल और कॉलेजेस में कि एक फैकल्टी 20 बच्चे हैं तो उन पे एक फैकल्टी होनी चाहिए। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है कि कितना प्रोडक्शन करना है उसके लिए कितना वर्कर होना चाहिए, उसका रेशियो यानी नंबर ऑफ वर्कर्स इज टू वॉल्यूम ऑफ सेल्स यानी प्रोडक्टिविटी। तो अब एग्जांपल के तौर पे लेंगे कि कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल सपोज करें कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो रेशियो है वो 1:150 का है। 1:150 यानी कि एक वर्कर 150 वॉल्यूम ऑफ सेल्स जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन कर रहा है से, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस रेशियो के हिसाब से अगर आपको सपोज करें किसी ऑर्गेनाइजेशन को 1.5 लाख यूनिट बनाने हैं, 1,50,000 यूनिट्स डेवलप करने हैं, तो उसको कितने ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो बट ऑब्जर्व कितने हो जाएगी, 1,50,000 डिवाइडेड बाई 150 इज इक्वल टू 1,000 वर्कर्स, यानी कि 1,000 वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है अगर 1.5 लाख यूनिट किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करना है। तो ये रेशियो एनालिसिस के बेसिस पे कैलकुलेट कर लिया गया। अब एचआर प्लान में क्या होगा कि आप देखेंगे कि 1,000 वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है, तो 1,000 में से कितने आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है और कितने आपको चाहिए, यानी गैप ऑलरेडी कितने अवेलेबल हैं। सपोज करें कि 1,000 में से 500 अवेलेबल है, 500 और चाहिए, तो फिर आपको जो है 500 की रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन प्रोसेस परफॉर्म करना होगा। तो दैट इज रेशियो एनालिसिस। इसी तरीके से तीसरा मेथड है वर्क स्टडी या फिर वर्क लोड टेक्निक। यहाँ पे क्या है कि एक एम्प्लॉय पे कितना वर्कलोड है, यानी एक एम्प्लॉय कितने घंटे काम कर सकता है, उसके बेसिस पे जो है यहाँ पे आप जो है डिमांड फोरकास्टिंग कर सकते हो एचआर का। तो यहाँ पे क्या है, सपोज कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन है वो 4 लाख यूनिट है, ठीक है। अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन जो है 4 लाख यूनिट है और एक यूनिट को बनाने के लिए 2 आवर का टाइम लगेगा। तो अब जो वर्कर की एबिलिटी है पर एम्प्लॉय वो 1600 आवर पर एनम है, यानी कि एक एनम है वो 1600 आवर कम कर सकता है। तो 4 लाख यूनिट बनाने के लिए कितना टाइम चाहिए होगा, मल्टीप्लाई कर दोगे 4 लाख यूनिट इंटू 2 आवर, यानी 8 लाख
आवर की रिक्वायरमेंट है, यानी 4 लाख यूनिट बनाने के लिए 8 लाख आवर चाहिए होंगे, 8 लाख आवर काम करने होंगे। तो अब एक बंदा जो है वो 1600 घंटे काम कर सकता है, तो कितने वर्कर्स की नीड होगी? 500 वर्कर्स की नीड होगी। तो अब जो है यहाँ पे जब आपको पता चल गया कि 500 वर्कर की नीड है, तो अब आप क्या करेंगे, कितने ऑलरेडी अवेलेबल हैं वो देखेंगे, और प्लस जो भी गैप होगा उसको जो है आप रिक्रूट करेंगे या सिलेक्शन के प्रोसेस से उसको फुलफिल करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट मेथड है डेल्फी टेक्निक। तो एक मेथड, यानी कि इसको कहते हैं एक्सपर्ट ग्रुप ओपिनियन मेथड भी कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग फील्ड्स में, उनसे जो है उनका सजेशन लिया जाता है, उसको कंपाइल किया जाता है, समराइज किया जाता है। उसके बाद जो हमने समराइज किया उसको दोबारा से उन एक्सपर्ट को भेजा जाता है, और फिर वो रिव्यू करते हैं, और जब सभी एक्सपर्ट एक साथ कंसेंट दिखा देते हैं, सभी एक ही चीज़ पे फाइनलाइज कर देते हैं, तो उसी को क्या है, फाइनलाइज मान लिया जाता है। ठीक है, आप सपोज के 4 एक्सपर्ट हैं, चारों एक्सपर्ट ने बोल दे कि हाँ HR फाइनेंस डिपार्टमेंट में 50 एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट है, तो वो 50 फिर फाइनल हो जाएगा। लेकिन अगर सपोज कि एक एक्सपर्ट ने बोला 50 की रिक्वायरमेंट है, दूसरे ने बोला नहीं 25 की रिक्वायरमेंट है, तो तब तक ये जो है प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा जब तक कि सभी एक्सपर्ट एक फाइनलाइज में, यानी किसी एक ओपिनियन पे ना आ जाए। तो यहाँ पे क्या होता है, ओपिनियंस टेकन फ्रॉम ऑल एक्सपर्ट सब समराइज्ड एंड रिव्यूड बाय ऑल एक्सपर्ट। यहाँ पे क्या होता है कि सभी से पहले ओपिनियन ले लिया, उसको भी समराइज कर लिया जाता है, उसके बाद फिर उसको रिव्यू के लिए सभी एक्सपर्ट को भेज दिया जाता है। तो रिपोर्ट इज फाइनलाइज, यानी कि जो डिमांड फोरकास्टिंग वो फाइनल तभी होगी जब सभी लोग एग्री कर जाएंगे किसी एक चीज़ पे। सभी कह रहे हैं कि 50 की रिक्वायरमेंट है, तो 50 फाइनल हो जाएगा। अगर कहीं ना कहीं कोई जो है उस पर एग्री नहीं कर रहा है, तो दोबारा से उस प्रोसेस को परफॉर्म किया जाता है। तो दैट इज डेल्फी टेक्निक। एक्चुअली ये डेल्फी टेक्निक जो है ना, ये मेथड है, ये आइडिएट किया गया था ओलफ हेल्मर और नॉर्मन डेल्की द्वारा। क्लियर? ओलफ हेल्मर और नॉर्मन डेल्की द्वारा। और इस मेथड को पहली बार इंट्रोड्यूस किया था 1950 में। किसने? फाउंडिंग मेंबर वेयर पार्ट ऑफ रैंड कॉर्पोरेशन। तो रैंड कॉर्पोरेशन के ये जो हैं मेंबर थे ये दोनों, और उन्होंने 1950 में जो है इसको इंट्रोड्यूस किया था। किसको? डेल्फी टेक्निक को। क्लियर? और ये जो नाम है दिया गया है डेल्फी, ये डिराइव किया गया है ग्रीक नेम ओरेकल ऑफ डेल्फी, एक मतलब टेम्पल है रोम में, तो उस वहाँ से जो है इसका नाम जो है डिराइव किया गया है। तो डेल्फी यानी कि एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड। तो ये डेल्फी मेथड है जिसका यूज़ करके आप जो है HR डिमांड फोरकास्टिंग कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे टेक्निक्स हैं, जैसे कि स्टैटिस्टिकल मेथड में कोरिलेशन रिग्रेशन हमने डिटेल में देख रखा है, ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड है, ग्राफिकल मेथड है, लीस्ट स्क्वायर मेथड है, टाइम सीरीज़ है, इकोनोमेट्रिक मॉडल है जो कि पास्ट हिस्टोरिकल डेटा का यूज़ करके जो है यहाँ पे आपके चार की रिक्वायरमेंट कितनी हो सकती है सेल्स के बेसिस पे या फिर किसी अदर बेसिस पे, वो आपको जो है यहाँ पे फोरकास्ट करके बता देता है। और या फिर कोई आपका कॉम्पिटिटर है मार्केट में, वो कैसे रिक्रूट कर रहा है, वो कैसे इस चीज़ को जो है मेथड फॉलो कर रहा है, उसी टेक्निक को आप भी जो है यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। तो ये कुछ अदर टेक्निक्स हैं जिसका यूज़ करके HR डिमांड फोरकास्टिंग किया जा सकता है। अब बात कर लें कि डेटाबेस फॉर मैन पावर फोरकास्टिंग, यानी कि मैन पावर को फोरकास्ट करने के लिए कि कितनी रिक्वायरमेंट है, इसके लिए डेटाबेस यानी कि आपको कंटेंट कहाँ से मिलेगा, डेटा कहाँ से मिलेगा। तो बहुत सारे डेटा अवेलेबल हैं। इंटरनली बात करें तो पर्सनल डेटा मॉड्यूल होता है, ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल होता है। रिक्रूटमेंट किनका किनका हुआ है, यानी कि जब आप एप्लीकेशन मंगवाते हैं तो उसका डेटा आपके पास अवेलेबल रहता है। जॉब एक्सपीरियंस मॉड्यूल, यानी कि किसके पास क्या क्या जॉब है, ठीक है, उससे रिलेटेड, यानी कि प्लेसमेंट हिस्ट्री, ग्रेड, प्रमोशन, टास्क परफॉर्म्ड, ग्रेड वाइज, ये सारी चीज़ें जो है अवेलेबल होती हैं। इस तरीके से परफॉर्मेंस अप्रेजल किनका किनका हुआ उसका पूरा मॉड्यूल, और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का मॉड्यूल कि किसको किसको ट्रेनिंग दी गई है, नेचर ऑफ ट्रेनिंग क्या थी, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड जो है आपके पास डेटा अवेलेबल होता है। वहाँ से आप जो है मैन पावर की फोरकास्टिंग कर सकते हैं। लिमिटेशंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, यानी कि जब आप ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते हैं तो वहाँ पर कुछ ना कुछ सीमाएं होती हैं, कुछ ऐसे काम होते हैं जो आप नहीं कर पाते हैं, या फिर कुछ गलतियाँ हो जाती हैं आपसे, जैसे कि इन एक्यूरेसी ऑफ फोरकास्ट, यानी कि जो भी फोरकास्ट करे वो इनएक्यूरेट होता है, यानी कि आपने कहीं ना कहीं कोई गलत मेथड यूज़ किया है या फिर आपने कैलकुलेशन में कुछ ना कुछ गड़बड़ी की है। तो यानी कि जो फोरकास्ट है वो इनएक्यूरेट भी हो सकता है, जो नहीं कि एकदम एक्यूरेट हो। जैसे कि आपने देखा होगा कि मौसम विभाग जो है वो जानकारी देता है कि आज इस समय बारिश हो सकती है, इस दिन बारिश हो सकती है, लेकिन उस दिन बारिश ना होकर किसी और दिन बारिश हो जाती है। तो कहीं ना कहीं इनएक्यूरेसी होता है फोरकास्ट में। कॉस्टली एंड लेंथी एक्टिविटी, तो जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है वो कॉस्टली भी होता है और साथ ही साथ लेंथी एक्टिविटी होता है, यानी कि बहुत सारे उसमें जो है आपको टास्क, बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी पड़ती हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी लिमिटेशन है जिसकी वजह से ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग लोग नहीं परफॉर्म करते हैं। इम्प्रॉपर कोऑर्डिनेशन विद अदर एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, तो अब आपको जो है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करनी है तो आपको किस डिपार्टमेंट में कितने ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है वो आपको प्लान करना पड़ेगा। अब उसके लिए आपको अलग अलग डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, लेकिन अगर जब प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो आप करेक्ट ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग नहीं कर पाएंगे। कहाँ पे कितने की रिक्वायरमेंट है, कौन सी ट्रेनिंग देनी है, क्या प्लेसमेंट करना है, क्या उसके लिए रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ें आप जो है प्रॉपर कहीं ना कहीं आप उसको जो है सही तरीके से प्लान नहीं कर पाएंगे। तो ये लिमिटेशंस हो गए। इसी तरीके से वीक इंफॉर्मेशन सिस्टम,
यानी कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन फ्लो है एचआर डिपार्टमेंट के पास बाकी डिपार्टमेंट से, वो वीक है, या फिर जो आप ये कह लीजिए कि जो कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन आपके पास आनी है वो कहीं ना कहीं वीक है। आप जो है राइट टाइम पे आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है, करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है, तो इसकी वजह से भी जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है कहीं ना कहीं वो अच्छी नहीं हो पाएगी। अनसर्टेनिटीज़, तो इनके अलावा बहुत सारे ऐसे अनसर्टेनिटीज़ होती हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता होता है। और अनसर्टेनिटी कहने का मतलब है कि अचानक से कुछ भी ऐसी घटना घट जाना जो कि आपने पहले से फोरकास्ट ना की हो, पहले से उसके लिए प्लान नहीं किया होता है। तो बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ होती हैं, एम्प्लॉयज़ एब्सेंट हो गया, हड़ताल हो गया, या फिर जो है सीजनल रिक्रूटमेंट करना पड़ गया। तो बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ होती है जिसके वजह से जो है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कहीं ना कहीं आपका इफेक्टिव नहीं हो पाता है। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की, कि आप जो है गलत तरीके से फोरकास्ट कर सकते हैं, फोरकास्ट एक्यूरेट नहीं हो सकता है, कॉस्टली होता है, लेंदी एक्टिविटी होता है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, इंफॉर्मेशन सिस्टम वीक है, और कुछ भी अनसर्टेनिटीज़ हो जाती हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।